गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो कल सीआरपीसी में जो बात हुई थी वो सेक्शन 106, 7, 8 और 9 तक बात हो गई थी। अब जो बात चलेगी जाकर के जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनसे सिक्योरिटी के बाउंड किस प्रकार से लिए जाते हैं, कब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनसे ये रिक्वायरमेंट करता है कि आप मेरे समक्ष उपस्थित हों, कारण दर्शित करें, और उन कारणों से अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो सेटिस्फाई होने पर तो कोई बात नहीं, और अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो उनसे क्या कहेगा कि आप जो सिक्योरिटी बाउंड हैं विद उस सिक्योरिटी बाउंड आप भर दीजिए, और वो इनकी जो सीमा होगी वो कितनी सीमा होगी सिक्योरिटी बाउंड की, वो अधिकतम 3 साल की, अधिकतम 3 साल के लिए वो कहेगा कि आप भर सकते हैं। 3 साल से ऊपर नहीं हो सकता है, परंतु 3 साल से नीचे कितना भी हो सकता है। इससे पहले वालों आपने क्या देखा था, सेक्शन 106 को छोड़ दीजिए, 7, 8, 9 यहाँ पर जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बाउंड भरवाता है तो वहाँ पर जो समय सीमा दी गई है वो कितनी दी गई है, 1 ईयर दी गई है, और यहाँ पर जो समय सीमा दी गई है 110 में वो समय सीमा दी गई है 3 ईयर की। अब इसको हम देखते हैं। सेक्शन 110 कहती है कि अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत, जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनसे सदाचार के लिए प्रतिभूत ली जाती है। तो बात ये आती है पहले तो कि हैबिचुअल ऑफेंडर होता कौन है। हैबिचुअल ऑफेंडर वो व्यक्ति होते हैं जो आदतन अपराध करते हैं, हम इनको जो उन ऑफेंडर से अलग कर सकते हैं जो कभी कभार अपराध करते हैं, क्योंकि कभी कभार अपराध करने वाला व्यक्ति जो होता है हम ये कह सकते हैं इस प्रकार से कि वो इंटेंशनली अपराध करता है, वो किसी व्यक्ति के प्रति दुराशेपूर्वक अपराध करेगा जाकर के, परंतु ये उनसे थोड़ा भिन्न होते हैं। इनका मकसद सिर्फ अपराध करना होता है, किसी व्यक्ति विशेष को मारना नहीं होता है, क्योंकि हम एक व्यक्ति विशेष को मारेंगे बाद में शांत होकर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनका आदत होती है कि नहीं, हमें आतंक फैलाना ही फैलाना है, एक समाज में, दूसरे समाज में, तीसरे समाज में, चौथे समाज में। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आदत बन जाती है अपराध करने की, ऐसे व्यक्तियों को हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जाता है। अब ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं वो किसी भी क्षेत्र में रहते होंगे तो उस क्षेत्र पर किसी न किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अधिकारता जुरिडिक्शन तो होगा ही होगा। उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जब सूचना रिसीव कराई जाती है, उस नोटिस रिसीव कराई जाती है उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि आपकी अधिकारता में, आपके जुरिडिक्शन में एक ऐसा अपराधी है जो आदतन अपराधी है, ये व्यक्ति है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये आशंका है कि वो कोई न कोई अपराध करेगा, तो ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हुए कि क्यों ना आपसे बॉन्ड भरवाया जाए, विद सिक्योरिटी। इसमें विदाउट सिक्योरिटी नहीं है। आपने इससे पहले जो देखा था सेक्शन 107, 8, 9 वहां पर क्या था कि विद या विदाउट था, मगर यहाँ पर विद सिक्योरिटी होगा जाकर के, और अधिकतम वो भी होगा 3 साल के लिए। कम से कम आप कर सकते हैं, मगर 3 साल से ऊपर आप बॉन्ड नहीं भरवा सकते हैं। तो जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये नोटिस रिसीव कराई जाती है कि आपके जुरिडिक्शन के अंदर एक ऐसा व्यक्ति निवास कर रहा है जो आदतन अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, और उसके बारे में ये
युक्त युक्त रीजनेबल अनुमान है कि वो कोई ना कोई अपराध करेगा, तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो इसलिए उस व्यक्ति से रिक्वायरमेंट करते हुए उसको एक नोटिस भेजेगा कि आप मेरी अधिकारिता के अंदर आप कोई भी अपराध नहीं करेंगे, आप कोई भी अपराध नहीं करेंगे, इसलिए आप जो है गुड बिहेवियर अपना रखेंगे। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि आप मुझे कारण दर्शित करिए, कारण शो करिए आकर के, कारण शो करिए आकर के, ताकि हम संतुष्ट हो सकें, हम सेटिस्फाई हो सकें कि हाँ आप कोई भी ऑफेंस ना करेंगे, ना उसका अवेट करेंगे, ना तो आप करेंगे ना ही उसका दुष्प्रयोग करेंगे जाकर के। तो इसके लिए वो कारण दर्शित करने के लिए उस अपराधी व्यक्ति के लिए जिसके खिलाफ सूचना दी गई है कि इसका आचरण जो है वो रीजनेबल आचरण नहीं है, एक युक्त आचरण नहीं है, ये संदेहास्पद आचरण है, इसका ये कोई अपराध करेगा, तो उसको एक नोटिस तामील कराएगा, नोटिस भेजेगा कि आप फला तारीख पर फला स्थान पर आकर के कारण दर्शित करें कि क्यों ना आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाए, क्यों ना आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाए। तो किन मामलों में हैबिचुअल अपराधी किसी व्यक्ति को मानेंगे, उसका एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया दे दिया गया है। किन मामलों में किसी व्यक्ति को हैबिचुअल अपराधी माना जाएगा, तो इसके लिए धारा 110 में एक क्राइटेरिया दे दिया गया है, एक लिस्ट दे दी गई है कि इन्हीं मामलों में हम उसको हैबिचुअल अपराधी मानेंगे। तो वो कौन कौन से मामले हैं? पहला दे रहे हैं कि इज बाय हैबिट ए रोबर, हाउस ब्रेकर, थीप और फोर्जर। अभ्यासता, लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूट रचिता रहा है। कोई व्यक्ति जो अभ्यासता क्या रहा है? लुटेरा रहा है। एक व्यक्ति जो अभ्यासता लुटेरा रहा है या गृहभेदक रहा है। लुटेरा आप लोग जानते हैं, आप आरपीसी आपने पढ़ी है कि किसी को लूट लिया। लूटने का अपराध जो होता है वो कम से कम एक अधिकतम 4 लोगों के द्वारा होता है, 4 से ऊपर हो जाएंगे तो वो डकैती में चला जाएगा। दूसरा हाउस ब्रेकर रहा है, उसने गृह भेदन किया है। तीसरा वो अभ्यासता चोरी करने का आदी है या फिर कूट रचित कार्य करता है अभ्यासता, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है अभ्यासता। अगला है इज बाय हैबिट ए रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग द सेम टू हैव बीन स्टोलन। दूसरा कहता है कि यह जानते हुए कि फला संपत्ति जो है वो चुराई हुई संपत्ति है, लगातार उसको प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति जो है ये जानता है कि फला संपत्ति जो है वो चुराई हुई है और वो चुराई हुई संपत्ति को हर बार खरीदता है, प्राप्त करता है, इस प्रकार का ये भी एक अपराध है। तो इसमें भी अगर वो लगातार किसी संपत्ति को प्राप्त करता है जो चुराई हुई संपत्ति है और जानता है उसके बारे में, वो व्यक्ति इसमें नहीं आएगा जो जानता ही नहीं है कि ये जो प्रॉपर्टी हम प्राप्त कर रहे हैं वो चोरी की है। अगर वो नहीं जानता तो यहाँ पर नहीं आएगा। परंतु वो व्यक्ति जो जानता है कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है, वो अगर उसको प्राप्त करता है और लगातार एक बार प्राप्त करता है, नहीं, लगातार प्राप्त करता है, लगातार आदतन प्राप्त करता है, तो वो इसमें आएगा कि वो हैबिचुअल हो गया है। अगला खंड है हैबिचुअल प्रोटेक्ट आर हार्डवर्क थीव आर एड इन द कॉन्सिलमेंट आर डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अभ्यासता चोरों की संरक्षा करता है या चोरों को संशय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने और उसके बैन में सहायता देता है। तीसरा खंड इसका कहता है कि वो व्यक्ति अभ्यासता हैबिचुअल क्या करता है, जो थीफ हैं, जो चोर हैं, उनको संरक्षण देता है, उनको क्या करता है, कॉन्सिलमेंट छिपाने का कार्य करता है। अभ्यासता उनको संरक्षा देता है, कॉन्सिलमेंट छिपाने का कार्य करता है या फिर संश्रय देता है उनको। एक हो गया संरक्षा देना, दूसरा हो गया संश्रय देना, तीसरा है
कि उनको वो छिपाता है। किस लिए छिपाता है? ताकि विधि उनको दंडित ना कर सके, ताकि कानून उनको दंडित ना कर सके, और ये काम जो है वो अभ्यासता करता है। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक पुरुष ए नाम का एक व्यक्ति है, ए नाम का एक व्यक्ति है, वो डेली रात को जाता है और चोरी करके आता है। आज उस घर में की, कल उस घर में की, परसों दूसरे मोहल्ले में जाके की, तीसरे दिन किसी अन्य शहर में जाके की, और चोरी करके आता है। और उसकी पत्नी ये जानती है कि उसने चोरी की है। वो डेली चोरी करने रात को जाता है और उसके बाद भी अपने पति को संशय देती है। तो उसकी पत्नी इस अपराध की दोषी नहीं होगी। इसके लिए यहाँ पर एक नलनी का केस है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। स्टेट बनाम नलनी का केस है, उसको आप लोग देख लिया। पत्नी संशय देने में नहीं आएगी। पत्नी अगर अपने पति को ये जानते हुए कि वो एक अपराधी है संशय देती है तो वो उसमें नहीं आएगी। अगला है व्यपहरण, अपहरण, उद्दापन, छल या रिष्ट का अपराध भारतीय दंड संहिता का अध्याय 12 के अधीन या उस संहिता की धारा 489, 489 खा, 489 गा या धारा 489 घा के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है। जो इसका अगला खंड घा है, अगला खंड डी है, वो है कि कोई व्यक्ति जो हैबिचुअल है काय के लिए, किडनैपिंग के लिए, एब्डक्शन के लिए, किडनैपिंग के लिए, एब्डक्शन के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, चीटिंग के लिए, मिसचीफ के लिए, इन अपराधों के लिए वो अभ्यासता दोषी है। या फिर 489A, 489A, B, C, D, इनमें का अपराध वो क्या करता है, हैबिचुअल होकर के करता है। कौन कौन से अपराध है? एब्डक्शन, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, मिसचीफ, या फिर 489A, B, C, D, इनका अपराध वो अभ्यासतः करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी नोटिस तामील कराई जाएगी कि वो आकर के बॉन्ड भरें कि वो अपना गुड बिहेवियर रखेंगे, इसके लिए कारण दर्शित करें आकर। इसलिए उन पर क्या किया जाएगा, एक नोटिस तामील कराई जाएगी। अगला खंड है इसका कि habitually commit or attempt to commit or abet the commission of offense involving a breach of peace। इन्होंने कहा है कि जो ब्रीच ऑफ पीस है उसको करने का कार्य वो लगातार हैबिचुअल रूप से करता है। हैबिचुअली वो ब्रीच ऑफ पीस करता है या इसका क्या करता है, अवेट करता है, दुष्प्रेरण करता है। ब्रीच ऑफ पीस कार्य करता है, अटेम्प्ट करता है या अवेट करता है। और वो कैसे करता है, हैबिचुअल रूप से। जो लोक शांति है उसको वो लगातार भंग करता है, आदतन रूप से भंग कर रहा है, हैबिचुअल होकर के उसको भंग कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों पर भी नोटिस तामील की जाएगी कि वो कारण दर्शित करें कि वो अगले समय तक क्या करेंगे, शांति व्यवस्था में सहयोग करेंगे, अदरवाइज बॉन्ड भरवाए जाएंगे आपसे। फिर अगला आता है, अगला खंड कहता है कि कोई ऐसा अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है, करने का दुष्प्रेरण करता है जो निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है। इन्होंने कहा है कि अब कुछ अधिनियम दे दिए गए हैं, अब कुछ उन्होंने अधिनियम दे दिए हैं कि अगर इन अधिनियमों के अंतर्गत आप कोई भी अपराध करेंगे और वो अपराध अगर अभ्यासता करते हैं या उनका अटेम्प्ट करते हैं या उनका अवेट करते हैं, अभ्यासता अपराध करते हैं, दुष्प्रेरण करते हैं या उनका प्रयत्न करते हैं, और वो अपराध कौन से विषय से संबंधित हैं, तो वो कुछ अधिनियम दे रखे हैं। वो अधिनियम कौन कौन से हैं आप लोग देखिएगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940,
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसके अंतर्गत कोई भी अपराध आप हैबिचुअल रूप से करते हैं तो भी आप पर नोटिस तामील कराई जाएगी गुड बिहेवियर के लिए, बॉन्ड भरने के लिए। अगला है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। इसके अधीन आप हैबिचुअल रूप से कोई कार्य करते हैं या प्रयत्न करते हैं या उसका दुष्प्रयोग करते हैं हैबिचुअल रूप से, तो भी आप पर बॉन्ड भरवाया जाएगा गुड बिहेवियर के लिए, कारण दर्शित करने के लिए आपको नोटिस दिया जाएगा। अगला है द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड फैमिली पेंशन फंड एक्ट 1952, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुंब पेंशन निधि अधिनियम 1940। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है या फैमिली पेंशन फंड अधिनियम है, इसके अधीन कोई व्यक्ति जो है वो अपराध करता है हैबिचुअल रूप से, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी नोटिस तामील कराई जाएगी। अगला है प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954। अगर प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954 के अधीन अभ्यासता हैबिचुअल रूप से आप कोई अपराध करते हैं तो भी ये कार्रवाई की जाएगी। फिर अगला है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, द कस्टम एक्ट 1962, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946, फॉरेनर्स एक्ट 1946, या फिर जमाखोरी, मुनाफाखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण भ्रष्टाचार के निवारण के लिए बंद करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध है। जमाखोरी का, मुनाफाखोरी का, भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी आप अपराध हैबिचुअल रूप से करते हैं तो ये कार्रवाई की जाएगी आप पर। अगला है ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूत के बिना स्वतंत्र रहना समाज के लिए संकट में है। इन्होंने कहा है इज सो डिस्पेरेट एंड डेंजरस एज टू रेंडर हिज बीइंग एट लार्ज विदाउट सिक्योरिटीज हैजार्डस टू द कम्युनिटी। एक व्यक्ति जो दुस्साहसिक है या भयंकर है और वो उसका आचरण ऐसा है कि समाज के लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा। एक व्यक्ति को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो इतना दुस्साहसिक और भयंकर है कि वो समाज के लिए खतरा है, तो उससे भी सिक्योरिटी भरवाई जाएगी। तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात रीत से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 3 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचरण के लिए प्रतिबंध सही पंथ पर निवास करने के लिए क्यों न कहा जाए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा जो उपरोक्त अभी बताए थे, उपरोक्त अपराधों को करने वाले हैबिचुअल रूप से उपरोक्त अपराधों को करने वाले व्यक्ति हैं, वो इन अपराधों को हैबिचुअल रूप से करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से गुड बिहेवियर बनाए रखने के लिए विद सिक्योरिटी क्यों ना उनसे बॉन्ड भरवाया जाए। इस बात के लिए कारण दर्शित करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनको नोटिस भेजेगा कि आप नोटिस पर मेरे समक्ष फला तारीख को फला समय पर आकर के उपस्थित हों और ये कारण शो करें कि क्यों ना आपसे बॉन्ड भरवाया जाए। कितने समय के लिए? अधिकतम 3 साल के लिए। तो ये आपकी सेक्शन है 110। इसके बाद 111 है। 111 जो है वो कहती है आदेश का दिया जाना। कहती है कि ऑर्डर टू बी मेड, जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 107, 8, 9 या 10 के अधीन कार्य कर रहा है या आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कार्य दर्शित करे, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तला का सार उस बंद पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है वह अवधि
जिसके लिए परिवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की यदि कोई संख्या हो अपेक्षित प्रकार और वर्ग बताते हुए आदेश लिखित में देगा। इन्होंने कहा है कि धारा 111 जो है वो कहती है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ धारा 107, 8, 9, 10 के अधीन एक नोटिस रिसीव होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है वो फला फला अपराध करेगा, उसका आचरण जो है वो क्या है, संदेहास्पद है, तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि एक नोटिस उसको तामील करेगा। उस नोटिस में क्या होगा, जो उसको इत्तला मिली थी, एक आदेश कि उस पर तामीली कराएगा, उसमें जो उसको सूचना दी गई थी उस सूचना का सार उसमें होगा, प्रतिभुओं की संख्या क्या होगी वो उसमें होगा, वो प्रतिभूति बंधपत्र कितने समय के लिए होंगे उसमें वो लिखा होगा। तो ये सब चीजें होंगी, प्लस वो स्थान की कहाँ किस समय उसको उसके मजिस्ट्रेट के पास आकर के कारण दर्शित करना है। इसके लिए वो एक क्या करेगा, उस व्यक्ति पर आदेश की तामीली कराएगा कि आप फला तारीख पर मेरे समक्ष उपस्थित हों आकर के और कारण दर्शित करें कि क्या आप गुड बिहेवियर बनाए रखेंगे। अगर वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास हाजिर होता है और उन कारणों से सेटिस्फाई होता है तो आगे कार्रवाई करेगा, नहीं सेटिस्फाई होता है तो आगे कार्रवाई करेगा। तो धारा 111 जो है वो ये कहती है कि मजिस्ट्रेट जो है आदेश जारी करेगा। 111 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो आदेश जारी करता है कि व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराया जाए और कारण दर्शित करने के लिए उससे कहा जाए, और जो आदेश उसको भेजा जाता है उसमें क्या होता है कि जो सूचना उसको प्राप्त हुई थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, उसका एक सार संक्षेप उसमें लिखा जाता है, और बंद पत्र जो उससे भरवाए जाएंगे, अगर बंद पत्र भरवाना है तो बंद पत्र की कितनी रकम के बंद पत्र होंगे वो उसमें लिखा जाएगा, जो प्रतिभू होंगे वो कितनी संख्या में होंगे, कितने मूल्य के प्रतिभू होंगे आदि बातें, और वो बंद पत्र कितने समय के लिए लागू रहेगा, ये सब बातें उस ऑर्डर में लिखित होंगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, और अगर ये जो चैप्टर दिया गया है ये 106 से लेकर के 124 तक दिया हुआ है। अगर यहाँ तक समझने से अगर हो रहा है, आपका समझ में आ रहा है और आगे आप अपने आप पढ़ सकते हैं, तो मुझे वैसा बता दीजिएगा कमेंट में। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं 111 के बाद 12, 13, 14 और 24 तक हम ही बता दें, आपको समझा दें, तो आप मुझे कमेंट में वैसा करके आप बता दीजिएगा। नहीं तो हम यहीं तक रखते हैं और इसके बाद जो है अगला चैप्टर हम चालू कर देंगे। सिलेबस भी काफ़ी है आपका, देख लीजिए आप पढ़ के एक बार। अगर आपके स्वयं पढ़ने से समझ में आ रहा है तो आप वैसा बताइए, नहीं समझ में आ रहा है हम ही आपको आगे समझा दें पूरा चैप्टर, तो आप मुझे वैसा बता दीजिए। सही है, ओके।